हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञान ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के टॉप 25 एमसीक्यू को करेंगे। ये एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं और आगामी एग्जामों में पूछे भी जा सकते हैं। तो अंततः वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें, और तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से रिलेटेड जो भी शिकायत हो, क्वेरी हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स से ये पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सुधार करना चाहिए, इससे हमको पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन है? तो जी हर्बरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। तो प्लांट टिश्यू का कल्चर ही प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसमें हम सर्वप्रथम प्लांट से टिश्यू को अलग करते हैं और इसे आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम में इन विट्रो कंडीशन में ग्रो कराया जाता है और इससे पूरे प्लांट को डेवलप किया जाता है। यही प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। ऐसा सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में जी हर्बरलैंड ने आइसोलेटेड प्लांट सेल को इन विट्रो कंडीशन में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्टीवेट किया था और उन्होंने टोटिपोटेंसी नामक कॉन्सेप्ट भी बताया था। टोटिपोटेंसी टर्म में हम जानते हैं कि इससे किसी प्लांट से सेल से पूरे होल प्लांट को डेवलप करना ही टोटिपोटेंसी कहलाता है। अर्थात टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप होल प्लांट, टोटिपोटेंसी कहलाता है। इन्हीं कारण इन्हें प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक भी माना जाता है। और 1922 ईस्वी में इनके स्टूडेंट कोट्टे ने आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम का डेवलप भी किया था। द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के पिता कौन हैं? तो थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता माना जाता है, जो अरस्तु के छात्र थे। उन्होंने 2 बुकें लिखी थी, डी काजेज प्लांटारम, डी हिस्टीरिया प्लांटारम। क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु को जूलॉजी का पिता कहा जाता है। अरस्तु ग्रीस के दार्शनिक थे, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने प्लांट और एनिमल को 2 भागों में विभाजित किया था। एक था रेड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, दूसरा था नॉन रेड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट साइंस उनके पितामह, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान को माना जाता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स रोनाल्ड फिशर को माना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को माना जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर को माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। फादर ऑफ अलजेब्रा डियोफैंथस को माना जाता है। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर को माना जाता है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड को माना जाता है। दोस्तों, लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज प्रोफेज को माना जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सेल साइकिल को थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं दोस्तों, कि सेल का डिवीज़न किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो सेल का डिवीज़न 2 चरणों में मुख्यतः प्रतिपादित होता है। पहला चरण होता है इंटरफेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेज 3 सब चरणों में विभाजित होता है। पहला होता है G1 फेज, जिसमें सेल का ग्रोथ होता है। दूसरा होता है S फेज, जिसमें DNA का रिप्लिकेशन होता है, तथा G2 फेज में ये सेल्स माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है। दूसरा होता है M फेज। M फेज भी 4 चरणों में प्रतिपादित होता है। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टीलोफेज। प्रोफेज की ड्यूरेशन टाइम बहुत ही M फेज में ज़्यादा होती है, जबकि एनाफेज की ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है। ये कम समय में कंप्लीट हो जाती है। देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म
2 चरणों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 2 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। आइए दोस्तों जानते हैं थोड़ा आगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। माइटोसिस की क्रिया प्रायः सोमेटिक सेल या बॉडी सेल्स में होती है। इसमें माइटोसिस में एक बार डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ये जनरली आइडेंटिकल होती हैं, जबकि मियोसिस में ये मेनली जर्मिनेटिव सेल में होता है। इसमें 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती है, ये डाइवर्सिटी को बढ़ाती है। 5th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सेग्रीगेशन अकुर इन विच डिवीजन। तो सेग्रीगेशन किस डिवीजन में होता है? तो सेग्रीगेशन मियोसिस में होता है दोस्तों। आइए दोस्तों सेग्रीगेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का सेकंड लॉ है, जिसमें कोई 2 पर्टिकुलर ट्रेट के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रोजनी में एक जीन सेग्रीगेट कर जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। तो एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल में डिनोट करते हैं तथा रिसेसिव ट्रेट को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। जैसे रेड कलर डोमिनेंट है, इसे हम कैपिटल RR से डिनोट करते हैं तथा रिसेसिव ट्रेट वाइट के लिए हम स्मॉल RR से डिनोट करते हैं। जिसका क्रॉस कराया जाता है, जिसमें क्रॉस के दौरान मियोसिस के समय एक जीन सेग्रीगेट कर जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रोजनी में डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस कर जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ RNA इज नोन है। तो RNA का वो कौन सा फॉर्म है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइबोसोमल RNA सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा हम RNA के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ RNA। मैसेंजर RNA लगभग 5% टोटल RNA का पाया जाता है। ट्रांसफ़र RNA लगभग 15% टोटल RNA का पाया जाता है। 80% लगभग राइबोसोमल RNA पाया जाता है। DNA डज बैक्टीरियोफेज कंटेन। तो बैक्टीरियोफेज में किस प्रकार का DNA पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा। तो ये इसके 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड कैस्पिड लेयर की बनी होती है, जिसके अंदर DNA पाया जाता है। इसके जस्ट नीचे कॉलर होता है और ये वाला पार्ट शीथ कहलाता है और इसके नीचे बेस प्लेट पाया जाता है, जिससे टेल फाइबर जुड़ी होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे बैक्टीरियोफेज ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है? तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का राइबोसोम्स पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक RNA होता है, राइबोसोम्स होता है। जनरली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का राइबोसोम्स पाया जाता है। 70S का राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है लार्ज सब यूनिट, सेकेंड होता है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट 50S का होता है, जबकि स्मॉल सब यूनिट 30S का होता है। 70S का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें सर्कुलर नेकेड DNA पाया जाता है। प्लाज्म जैसी संरचना को मैट्रिक्स भी कहते हैं और न्यूक्लियर पार्ट्स को पैराक्सीसोम्स भी कहते हैं। इसमें फास्फोलिपिड ग्रैन्यूल्स भी पाया जाता है और अंदर धसे पार्ट को हम क्रिस्टिया कहते हैं। क्रिस्टिया के अपर सरफेस को इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं तथा इसके अपर पार्ट को हम
इनर मेम्ब्रेन कहते हैं तथा पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। Alleles, there are different forms of gene are called allele. For example, eye color gene, brown eyes, blue eyes, and green eyes. Tipped cyst is an important source of male sterility in which crop? तो tipped cyst is an important source of male sterility in 11वां क्वेश्चन है इनहेरिटेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो इनहेरिटेंस थ्योरी प्रपोज्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का समय 1822 ईस्वी से 1884 ईस्वी के बीच रहा। जो ऑस्ट्रियन पादरी थे उन्होंने फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में अध्ययन किया था। जो स्टडी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में अध्ययन किया था। फॉर्मुलेटेड द पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन किया था। इनहेरिटेंस इन्वॉल्व रिसीविंग ऑफ जीन्स फ्रॉम जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द ऑल माइटोसिस फेज इज। मतलब माइटोसिस फेज की सबसे कम ड्यूरेशन वाली फेज होती है एनाफेज। साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड। तो प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम के पास होता है दोस्तों। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ओनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। ओनियन एंड गार्लिक आर एग्जाम्पल ऑफ bulb. Edible part of apple are called. Edible part of apple are called thalamus. Edible part of mango are called mesocarp. An agent that causes gene mutation are called as mutagen. RNA synthesis are occurred in which cells organelle. RNA का सिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनल्स में होता है? तो न्यूक्लियोलस में होता है। इनफ्लोरेंस ऑफ बनाना आर कॉल्ड। तो बनाना का पुष्पक्रम स्पॉडिक्स कहलाता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंट्स आर theory of acquired character propounded by Landmark. Single gene affecting more than one character is known as। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, प्लीज़ इसे मत कीजिएगा। इसका आंसर होगा प्लियोट्रॉपी। तो सिंगल जीन्स अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर्स आर नोन एज प्लियोट्रॉपी। दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।